नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर में। साथियों, कल हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में एक सामान्य इंट्रोडक्शन वीडियो लिए थे। उसके बाद आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ लिए थे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में हिंदी में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। जबकि यदि किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे हम लोग व्यंजन के नाम से जानते हैं। जैसे आ, इसके उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, ये दोनों ही वर्ण हैं। वर्ण के दो भाग हैं, स्वर व्यंजन। स्वर के उच्चारण में यानी अ के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। जबकि यदि हम लिखते हैं का एक व्यंजन है। का के उच्चारण में आप लोग बढ़िया से उच्चारण करें पाएंगे क, यानी इसमें अ भी आ रहा है। और जब का में से आ को निकाल देते हैं तो इसके नीचे हलंत लग जाता है और इसका उच्चारण क होता है। और इसमें तब जो है किसी भी स्वर की उम्मीद अपेक्षा नहीं होती। कल हम लोग इतना पढ़ लिए थे। आज इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये लिखा गया है पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला के में किसी वर्ग का पांचवा व्यंजन अंग या अड़ा आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रयोग किया जाता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग। यानी आजकल पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग ज़्यादा होता है। जैसे हमको लिखना होता है जब घंटा, घंटा, तो ये पंचमाक्षर है। जो अड़ा इसमें लिखा गया था वह पंचमाक्षर है। जबकि आजकल हम लोग प्रचलित रूप से ऐसे लिख देते हैं। तो आजकल इसका प्रयोग धीरे धीरे घट रहा, इसका प्रयोग बढ़ रहा है और पंचमाक्षर का प्रयोग घट रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जानने लायक बात जिसको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, विशेष भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई पद होती है। पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि अथवा वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे कोई क्या होती है तो वह ध्वनि होती है। इसको याद करना जरूरी है। जैसे अगर हम हिंदी में कहते हैं क, नीचे हलन, तो यह क्या है? एक वर्ण है, एक ध्वनि है। जबकि अगर इसी हलंत को हटा देते हैं तो यह जो है एक पूरा वर्ण यानी सॉरी अक्षर हो जाता है। यह क्या हो गया? अक्षर हो गया, अक्षर। अब अगर कई अक्षर एक साथ आ जाएं, कई अक्षर एक साथ आ जाएं तो अक्षरों का एक समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? अक्षरों का एक समूह। अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द के नाम से जानते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे राम,
राम में एक अक्षर रा है, उस पर आ की मात्रा लगी हुई है, और एक माँ है। ये अक्षरों का एक समूह है। इससे किसका निर्माण हो गया? शब्द का। जब यही राम अकेला लिखा जाएगा, अकेला मतलब जैसे सिर्फ राम लिख दिया जाए, तो यह एक शब्द है। जबकि अगर कह दिया जाए राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, तो यह पद कहलाने लगता है, तो यह पद कहलाने लगता है। यानी जब किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तो उसको शब्द कहते हैं। जबकि यदि उसी अक्षरों के समूह को हम लोग किसी वाक्य में रख दें तो उसको क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। अब जो पद से बड़ी इकाई होती है उसको पदबंध कहते हैं। पदबंध किसे कहते हैं? पदों के एक निश्चित क्रम के प्रयोग को पदबंध कहते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण हम लोग लिखे हैं, लिखा गया है सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यह किसी छात्र विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यह पदबंध है। यह जो है यहां से लेकर के यहां तक पदबंध है। ध्यान रखिएगा, पद से बड़ी इकाई पदबंध है, पद से बड़ी इकाई पदबंध है, और पदबंध से बड़ी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य दो होते हैं, एक होता है आश्रित, एक होता है आश्रित, और एक होता है प्रधान। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है ताकि वह पास हो जाए। तो इसमें राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, यह क्या है? एक प्रधान उपवाक्य है, जबकि वह पास हो जाए यह क्या है? आश्रित है। यानी ऐसा शब्दों का समूह जिसका वाक्य स्पष्ट हो, जिसका अर्थ स्पष्ट हो, उसको हम लोग प्रधान उपवाक्य और दूसरे को क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य। बात करते हैं वाक्य को, वाक्य के बारे में। वाक्य यानी शब्दों के व्यवस्थित समूह को, सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों की, जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है, इसमें एक शब्द हो गया सचिन, एक हो गया क्रिकेट, एक हो गया खेलता, तो इन सब का एक समूह बन गया। इसको हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको वाक्य के नाम से जानते हैं। वाक्य। बात समझ में आ गई? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और कई शब्द मिल जाएं तो इससे जो है वाक्य का निर्माण होता है। और वाक्यों से मिलकर के एक पैराग्राफ का निर्माण होता है। पैराग्राफ मिलकर के एक पाठ का निर्माण करते हैं,
और पाठ मिलते जाते हैं, तो इससे एक किताब का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं स्वर व्यंजन। बात कर लेते हैं स्वर, एक इसको समझते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए। स्वर व्यंजन को समझ लेते हैं। अभी हमने स्वर और व्यंजन की परिभाषा को समझा। अब बात करेंगे इसकी संख्या के बारे में। बात करेंगे इसकी संख्या के बारे में। देखिए, कभी कभार आप लोग पढ़ते होंगे कि स्वर जो है 10 होते हैं। कभी कभी आप लोग पढ़ते होंगे, पाते होंगे कि स्वर 10 होते हैं, जबकि कहीं कहीं आपको मिलता होगा कि स्वर 13 होते हैं। तो याद रखिए, ये दोनों ही सही है। ये दोनों ही सही है। अब कहीं कैसे दोनों सही है, कहीं पूछ लेगा तो क्या जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, उसके आधार हैं। जैसे इसको बांटने के दो आधार हैं। एक होता है उच्चारण की दृष्टि से, एक होता है उच्चारण की दृष्टि से, और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से हमारे जो हैं स्वर 10 हैं, जबकि रचना की दृष्टि से 13 है। तो अब लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, इनकी संख्या 10 है। ये हमारे उच्चारण के आधार पर हैं, जबकि लेखन के आधार पर अंग, अह और री को बढ़ा दिया जाता है, तो 10 और 3 13 हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। बात कर लेते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन हिंदी में जो व्यंजन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार एक उच्चारण के आधार पर और दूसरा जो है लेखन के आधार पर। समझ रहे हैं उच्चारण और लेखन? जैसे क्या है कि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक दूसरे से मिलता होता है। जैसे अभी आप लोग अंग और अह को देखें, क्या नहीं लग रहा है बिल्कुल एक जैसा, हाथ से मिलता जुलता? इसीलिए इन दोनों को जो अयोगवाह भी कहा जाता है। चलिए, ये सब बातें हो चुकी हैं, आगे चलते हैं, व्यंजन के बारे में बात करते हैं। ये उच्चारण की दृष्टि से और दूसरा है लेखन की दृष्टि से। लेखन यानी लिखने के आधार पर। उच्चारण की दृष्टि से आपका जो व्यंजन होता है उसकी संख्या 45 है, जबकि लेखन की दृष्टि से इसकी संख्या 52 है। लेखन की दृष्टि से ये मैंने वर्ण बता दिया, यानी टोटल वर्ण की संख्या आ गई। ये टोटल वर्ण की संख्या आ गई। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई। व्यंजन व्यंजन, सॉरी, मैंने वर्ण बता दिया टोटल। अभी इसको बाद में इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले व्यंजन जान लें। हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या साधारणतः
लेखन के आधार पर 35 मानी जाती है, जबकि उच्चारण के आधार पर इसकी जो संख्या है वह 33 है। वह 33 वैसे कई कंपटीशन एग्जाम में 33 सही है। 35 कैसे होता है? 35 जो द्विगुण में बताया था, द्विगुण व्यंजन, उसको जैसे ड और ढा को बढ़ा देते हैं तो 33 और यह दो 35 हो जाता है। देखिए एक नए पेज पर समझते हैं। 33 35। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि जो हिंदी के व्यंजन है इसको कई भागों में बांटा गया है। एक है स्पर्शी व्यंजन। इसमें आपके 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग बोले तो का वर्ग यानी काका काका अंगा, चा वर्ग चा छा जा छाइया, उसी प्रकार टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनकी टोटल संख्या हो जाती है 25। ध्यान से, इसकी टोटल संख्या हो जाती है 35। उसके बाद आता है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन होते हैं ऊष्म व्यंजन? कौन कौन से होते हैं? ये हैं आपका तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और हा। ये हो गए 4। और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। य, र, ल और व। ये भी 4। तो अब इसको जोड़ लीजिए और देखिए क्या कितने होते हैं। यह टोटल आपके हो गए 33। यह टोटल हो गया आपका 33 व्यंजन। और इसी में डा और ढा जो द्विगुण व्यंजन होता है उसको जोड़ दिया जाता है, जिसकी संख्या 35 हो जाती है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये अनुस्वार है, ये विसर्ग है। दोनों को संयुक्त रूप से अयोग वाह के नाम से, अयोग वाह के नाम से जाना जाता है। हमने व्यंजन के बारे में पढ़ लिया। अब जो है बात कर लेते हैं व्यंजनों की, यानी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? वर्ण की कुल संख्या जो है वह उच्चारण के आधार पर 45, उच्चारण के आधार पर 45, जबकि लेखन के आधार पर 52 होती है। अब याद करिए, अभी हमने स्वर बताया था, उच्चारण के आधार पर हमने आपको स्वर बताया था और बताया था उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर हमने बताया था कि कुल 10 होते हैं। 10। और उसके बाद मैंने बताया
कि उच्चारण के आधार पर जो आपका व्यंजन होता है, उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन होता है उसकी कुल संख्या जो है कितनी मानी जाती है? 35। तो इस प्रकार टोटल संख्या हो जाती है 45। लेखन के आधार पर जो आपका वर्ण है उसकी संख्या मानी जाती है कितनी? 52। उसकी संख्या मानी जाती है 52। अब इसमें अभी आपको बताया गया था कि लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं और प्लस इसमें जो है जोड़ दिया जाता है 35 व्यंजन को। 35 व्यंजन को साधारणतः जोड़ दिया जाता है 35। और उसके बाद जो है आपका मिल जाएगा इसी में 4 संयुक्त व्यंजन। यहाँ लिखा गया है संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं। तो इस प्रकार आपका टोटल हो जाता है कितना? इसकी टोटल संख्या हो जाती है 52। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।